Hello students, welcome back to our channel, and this is the video of class 10th half yearly exams solved question paper। तो ये हमारे क्लास 10th के IT NSQF के पेपर का सॉल्यूशन है जिसको हम आज पढ़ने वाले हैं। सो हमारा सबसे पहले है सेक्शन A विच इज ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सटेंशन इज नॉट यूज्ड फॉर इमेज फाइल। हमें बताना है कि हमारा कौन सा एक्सटेंशन है जो कि इमेज फाइल के लिए यूज नहीं होता है। ठीक है, ये हमारे ऑप्शंस हैं डॉट जेपीईजी, डॉट पीएनजी, डॉट ओडीएफ और डॉट जीआईएफ। इनमें से कौन सा है जो इमेज फाइल का एक्सटेंशन नहीं है। अब हमारे पास कुछ पिक्चर्स हैं जिसमें से हम मिला सकते हैं। इसमें सबसे पहले डॉट जेपीईजी ये हमारे पास है, उसके बाद है डॉट पीएनजी ये भी हमारे पास है, उसके बाद है डॉट जीआईएफ ये भी इसमें है, लेकिन क्या नहीं है, ये नहीं है डॉट ओडीटी। सो दिस इज आवर आंसर कि डॉट ओडीटी है जो हमारा एक्सटेंशन नहीं है इमेज फाइल के लिए। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में ओडीटी यूज होता है ओडीटी टू वर्ड डॉक्यूमेंट के लिए, और ओडीटी का मतलब होता है ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ओके, एंड आवर सेकंड क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपेरेटिव सेंटेंस। अब नीचे जो सेंटेंस आएगा उसमें हमें बताना है कि इनमें से इंपेरेटिव सेंटेंस कौन सा है। सबसे पहले स्विच ऑफ द फैन, शीला हैज गॉन टू द मार्केट, फिर है वेयर आर माई पेन कलर्स, फिर है ओ नो आई मिस्ड माई फाइट। तो अब हमें बताना है कि इनमें से इंपेरेटिव सेंटेंस कौन सा है। देखो स्विच ऑफ द फैन क्या है, इसमें हम ऑर्डर दे रहे हैं तो ये इंपेरेटिव सेंटेंस नहीं है। उसके बाद शीला हैज गॉन टू द मार्केट, फिर है वेयर आर माई पेन कलर्स, ये WH फैमिली का हो जाता है तो ये भी हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस नहीं। उसके बाद ओ नो, नो आ गया यानी कि नेगेटिव सेंटेंस है तो ये भी हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस नहीं है। तो हमारा आंसर होगा ये शीला हैज गॉन टू द मार्केट। ओके, now let's move on our third question. Identify the indirect object from the following sentence. The band played music for the audience. अब हमें इस सेंटेंस में से इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बताना है कि इसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है। हमारे ऑप्शन है द बैंड, प्लेड, म्यूजिक या ऑडियंस, और हमारा आंसर है ऑडियंस। ऑडियंस है जो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। हमारा अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द पोजीशन ऑफ डॉक्यूमेंट लाइक पेज नंबर। अब नीचे हमारे जो ऑप्शन है हम उसमें ये बताना है कि पेज नंबर इनमें से किसकी पोजीशन पर शो करता है। ऑप्शन है स्टेटस बार, स्टैंडर्ड टूल बार, फॉर्मेटिंग या टाइटल बार, और हमारा आंसर है स्टेटस बार। ये हमारी फोटो है और इसमें ये हमारा स्टेटस बार है। इसमें आप यहाँ देख सकते हैं कि ये हमारा पेज नंबर शो हो रहा है और इसमें साथ साथ हमें 0 वर्ड 0 कैरेक्टर यानी कि हमारे जितने वर्ड्स या कैरेक्टर्स हम लिखते हैं वो भी शो होता है, और यहाँ पर हमारा पेज नंबर शो हो रहा है स्टेटस बार पर। हमारा अगला क्वेश्चन है डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। तो हमें नहीं इसमें बताना है कि हमारा ओरल कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल क्या है। इन ओरल कम्युनिकेशन सबसे पहले हम ये बताते हैं कि ओरल कम्युनिकेशन होता क्या है। तो स्पोकन वर्ड्स होता है ओरल कम्युनिकेशन का मतलब कि जो हम हमारे मुंह से बोल रहे हैं वो हमारी ओरल कम्युनिकेशन होती है, राइट। उसके बाद इसमें फेस टू फेस बातें हो सकती हैं, स्पीच हो सकती है, टेलीफोनिकली हो सकती है, वीडियो कॉल जो हम कर सकते हैं वो होती है, हम रेडियो पे सुनते हैं वो होती है, टेलीविजन पे देखते हैं वो भी होती है, और वॉइस ओवर द इंटरनेट जो अब आप देख रहे हो ना PDF पे वॉइस ओवर चल रहा है ये भी ओरल कम्युनिकेशन होती है। मतलब हमारी हाथों की भाषा को छोड़कर या लिखा हुआ छोड़कर हम जो भी बोलता हुआ बोल रहे हैं या सुन रहे हैं वो हमारा ओरल कम्युनिकेशन होता है। तो ये सभी जो है ये एग्जाम्पल है किसके, ओरल कम्युनिकेशन के, राइट। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है डैश इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस। हमें बताना है कि इनमें से एलिमेंट है नहीं है कम्युनिकेशन प्रोसेस का। इसमें हम पहले ये देखते हैं कि हमारे पास 8 एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं जिन्हें हमें लर्न करना होता है। इसमें से पहला है सोर्स, मैसेज, चैनल, रिसीवर, फीडबैक, एनवायरमेंट, कॉन्टेक्स्ट और इंटरफेरेंस। ये 8 होते हैं, इन्हें हम अच्छे से याद करते हैं। ये देखिए हमारे जो सेंडर है ये फीडबैक देता है, रिसीवर फीडबैक वापस करता है। सेंडर ने हमें भेजा है, एनकोड किया मैसेज को, मैसेज भेज दिया, वो डिकोड होता है, रिसीवर लेता है, ठीक है। और फिर रिसीवर है वो फीडबैक भेजता है, हमने फीडबैक लिया,
फिर हम दोबारा से कुछ ठीक करना है तो हम वो ठीक करके भेज देते हैं, राइट। उसके बाद मान लो नॉइस, हमें ये हर दोनों तरफ से मिल रहे थे, लेकिन मेन काम होता है कि ये फीडबैक भेजता है और हम उसके हिसाब से अपना काम करते हैं। ओके, आई होप यू ऑल गेट दैट कि हमें क्या करना है, किस तरह से ये चीज काम करती है। ओके, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और जो टाइम है, यानी कि आपने देख लिया कि हमारा टाइम है इस क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि ये 8 तो हमने याद कर लिए, पर जो नहीं है वो है टाइम। राइट द फुल फॉर्म ऑफ पोस्ट। अब हमें पोस्ट की फुल फॉर्म बतानी है। तो पोस्ट की फुल फॉर्म होती है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। It is an operation initiated by a computer after it has been turned on but before it boots up on the OS, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका मतलब होता है कि हमने कंप्यूटर का बटन ऑन कर दिया, हमने स्विच, जो पावर स्विच है वो ऑन कर दिया, कंप्यूटर शुरू हो गया, लेकिन इसका ऑपरेटिंग सिस्टम अभी तक शुरू नहीं होता, उसके बीच की जो प्रोसेस होती है वो होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। राइट द फुल फॉर्म ऑफ BIOS। अब हमें BIOS की फुल फॉर्म बतानी है। BIOS की फुल फॉर्म होती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। इट्स वेरी सिंपल, राइट। इसका मतलब होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। इट इज द प्रोग्राम ऑफ कंप्यूटर्स माइक्रो प्रोसेसर, is the program of computers microprocessor used to start the computer system after it is powered on। मतलब कि जब हमने ऑन कर दिया कंप्यूटर, तो उसके बाद जो हमारा कंप्यूटर काम करता है ना, पावर ऑन होने के बाद जो माइक्रो प्रोसेसर काम करता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। क्लियर। और ये जो BIOS है हमारा, ये कहाँ प्रेजेंट होता है? ये होता है मदरबोर्ड में। इसको हम लिख देते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ये होता है मदरबोर्ड में। ओके, ये इसकी पूरी कोडिंग हो गई है, जो इसका फंक्शन होता है सारा। उसके बाद है हमारा सेक्शन बी, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है नेम एनी टू टूल्स ऑफ डाटा एनालिसिस। हमें डाटा एनालिसिस के 2 टूल्स के बारे में बताना है। क्लियर। सो हमारे सबसे पहले है यूजिंग सिनेरियोज। व्हाट इज सिनेरियो? इसमें से एक सिनेरियो का नाम है व्हाट इफ सिनेरियो। It is a set of values that can be used within the calculations। Clear? हम calculations के अंदर यूज करते हैं, और वो भी किसमें? स्प्रेडशीट में। It is a name is given to the scenario। एक सिनेरियो को what if सिनेरियो नाम दिया गया है, and several scenarios can be created on the same sheet। जैसे हमने what if सिनेरियो क्रिएट कर रहे हैं ना कैलकुलेशंस में स्प्रेडशीट के अंदर, उसी तरह से हम और भी सिनेरियोज हैं जो एक शीट के अंदर बना सकते हैं। ओके, एक टूल तो ये होगा डाटा एनालिसिस का। उसके बाद अगला होगा गोल सीक। इट हेल्प्स इन फाइंडिंग आउट द इनपुट फॉर स्पेसिफिक आउटपुट। ये हमें जो आउटपुट दिख रहा है ना, उसके इनपुट को ढूंढने में हमारी हेल्प करता है। ये हमारा गोल सीक है। ये जितनी भी हमने कैलकुलेशंस लिखी हुई है, उसके बाद जो रिजल्ट दिख रहा है ना, वो। आगे देखते हैं गोल सीक। इन जनरल वी फिल द वैल्यूज इन द सेल्स। जैसे कि हमने पहले देखा था कि ऊपर जैसे ये टेबल थी, ठीक है, इन सेल्स में हमने इंफॉर्मेशन या वैल्यूज भरी हुई थी, एंड देन क्रिएट फॉर्मूला ऑन दिस सेल टू गेट रिजल्ट। उसके बाद हमने कोई फॉर्मूला लिखा, पर यहाँ हमें रिजल्ट मिला है। एंड गोल सीक हेल्प्स इन फाइंडिंग आउट द इनपुट फॉर स्पेसिफिक आउटपुट। अब गोल सीक क्या हेल्प करता है कि हमने ऐसा क्या इनपुट डाला था जो हमें ये रिजल्ट मिला। ये तो जो दिख रहा है ना, हमें इसका रिजल्ट ढूंढने में गोल सीक हेल्प करता है। ये देखिए, ये हमने यहाँ पर जो वैल्यूज लिखी हुई हैं, ये हमारा आउटपुट है, लेकिन ये जो चीज दिख रही है ना, ये हमारा इनपुट है, और ये हम ढूंढते हैं गोल सीक की मदद से। ये रहा हमारा गोल सीक का ऑप्शन, और ये इस पे क्लिक करने के बाद खुलती है ये चीज कि ओके, ये सब कुछ हमने लिखा हुआ, ये देखो, ये लिखा हुआ है गोल सीक। क्लियर। उसके बाद है व्हाट इज इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अब हमें बताना है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होती है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग आइडियाज। अपने आइडियाज का आदान प्रदान होता है, थॉट्स का होता है, ओपिनियंस का होता है, नॉलेज का होता है, डाटा का भी होता है, सो दैट द मैसेज इज रिसीव्ड एंड अंडरस्टूड विद क्लैरिटी एंड पर्पस।
तो इन सब का आदान प्रदान क्यों होता है? ताकि हमें जो मैसेज मिला है या हमने जो दिया है वो अच्छे से समझा जा सके, और मिला है तो हमें अच्छे से मिले, और अगर हमने दिया है तो वो अच्छे से दे विद क्लैरिटी एंड पर्पस। बहुत ही साफ तरीके से, बहुत ही क्लियर तरीके से, और पर्पस हमें पता होना चाहिए कि वो किस काम के लिए हमने मैसेज दिया है या लिया है। When we communicate effectively, both the sender and receiver feel satisfied. जब हमारी बातचीत अच्छे से हो गई तो हमारा मन हल्का नहीं था, चलो हाँ हमने अच्छे से बात कह दी, चलो शांति हुई, पर हमें अच्छे से समझ आ गई तो शांति। लेकिन अगर हमें समझ नहीं आया ना, तो हमारा दिमाग खराब ही रहता है कि पता नहीं क्या बात हुई होगी, क्या था ऐसा जो हमें समझ नहीं आया, है ना। अब ये है हमारे 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन। क्लैरिटी, पहली बात तो ये कि भाई हाँ बात कही है तो वो क्लियर होनी चाहिए, ऐसे नहीं भाई कि मतलब मिक्स से बात कर दी, ऐसे नहीं, बिल्कुल क्लियर बात होनी चाहिए। उसके बाद कंप्लीटनेस, कंप्लीटनेस मतलब पूरी होनी चाहिए, अधूरी बात नहीं छोड़नी। कॉन्शियसनेस, होशो हवास में बात कहनी है पूरी अच्छे से, ऐसा नहीं कि नशे में बोल रहे हो। करेक्टनेस, और ठीक होनी चाहिए बिल्कुल, ठीक है। कॉन्क्रीटनेस, सॉरी, कॉन्क्रीटनेस का मतलब होता है कि एकदम ऐसे वाजिब बात होनी चाहिए। करेक्टनेस मतलब ठीक होनी चाहिए। कंसिडरेशन के हाँ सब मान रहे हैं आपकी बात, बहुत अच्छी बात कही आपने और सब मान रहे हैं, कंसिडर करें आपको। और कोर्टेसी का मतलब होता है विद डिसिप्लिन, कि ऐसा भी नहीं कि रौब झाड़ रहे हो, भाई डिसिप्लिन में बहुत अच्छे से आपने बात कही है। ओके, हमारा अगला क्वेश्चन है हाउ टू इंसर्ट एन इमेज इन डॉक्यूमेंट। हम एक डॉक्यूमेंट में इमेज को कैसे इंसर्ट करते हैं। सबसे पहले, a document containing picture is always easier to understand than a pure text document। तो हम आपको जो ये पीपीटी दे रहे हैं इसमें हम पिक्चर्स क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि पिक्चर्स से आपके दिमाग का ये एक फैक्ट है कि हमारा दिमाग पिक्चर्स को वर्ड्स के कंपैरिजन में ज्यादा अच्छे से याद कर पाता है, इसीलिए वो आसान होता है समझने में। A picture can be drawing, वो एक ड्राइंग भी हो सकती है, एक चार्ट भी हो सकता है, एक फोटो भी हो सकती है, एक लोगो भी हो सकता है, एक ग्राफ भी हो सकता है, या सिंगल वीडियो फ्रेम भी हो सकता है। एज GIF, JPG या JPEG, PNG एंड VMP। और उसके बाद हम बताएंगे कि हम कैसे एक डॉक्यूमेंट में पिक्चर इंसर्ट करते हैं। सबसे पहले यूजिंग इंसर्ट इमेज डायलॉग। सबसे पहले हम एक इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, जो मेन्यू बार होता है ना उस पर हमें इंसर्ट का बटन मिलेगा, वहां से हम इमेज पर क्लिक करेंगे। ओके, उसके बाद यूजिंग ड्रैग एंड ड्रॉप ऑप्शन, यानी कि हम स्टैंडर्ड प्रोसीजर इज जस्ट ड्रैग द इमेज फ्रॉम इट्स सोर्स एंड ड्रॉप इट एट इट्स डिजायर्ड पोजीशन। जैसे हमने सेव हमारे डॉक्यूमेंट्स में सेव कर रखे यहाँ, तो हम वहां से ओपन पे क्लिक करेंगे और उठाकर अपनी जहां लगाना है ना उस जगह ले आएंगे कि हाँ हमें यहाँ लगाना है, और अब हम यहाँ ले आए हैं। ओके, राइट। उसके बाद है हमारा यूजिंग कॉपी एंड पेस्ट ऑप्शन। अब हमने मान लो कि XYZ क्रोम है, कोई हमारा क्रोम है, मतलब वहां से हमने कॉपी की इमेज और यहाँ पर लाकर पेस्ट कर दी। ये भी बहुत आसान मेथड है, मतलब बहुत ही आसान मेथड है ये तो। जस्ट कॉपी एंड पेस्ट, कॉपी एंड पेस्ट। हमने क्या देखा, ये तो कॉपी पेस्ट करा है, क्या मतलब होता है? क्योंकि वो आसान होता है इसीलिए हम कॉपी एंड पेस्ट करते हैं। उसके बाद सेक्शन C है हमारा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। इसमें पहला क्वेश्चन है हाउ टू ग्रुप ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स इन डॉक्यूमेंट। अब हमें बताना है कि हम ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स का ग्रुप कैसे कर सकते हैं एक डॉक्यूमेंट में। While drawing an object comprising of more than one overlapping shape on screen, they stay together looking in a single identity and to behave as a single entity without affecting their size। मतलब कि जैसे हम while drawing an object comprising of more than one overlapping, मतलब कि हम कोई एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं जिसमें मोर देन वन ओवरलैपिंग हो रही है ना, तो वन स्क्रीन ऑन स्क्रीन दे स्टे टुगेदर लुकिंग लाइक अ सिंगल एंटिटी। वो है तो दो लेकिन स्क्रीन पर एक दिख रहे हैं, क्योंकि उनकी ओवरलैपिंग इतनी अच्छे से हुई है ना, तो वो एक दिख रहे हैं। टू बिहेव एज ए सिंगल एंटिटी विदाउट अफेक्टिंग देयर साइज एंड पोजीशन, इसके लिए हम क्या करते हैं, फॉर्मेट, फॉर्मेट में हम ग्रुप में जाएंगे, फिर वहां से फिर ग्रुप में सिलेक्ट करेंगे। अभी दिखाते हैं, ये देखिए हमने फॉर्मेट खोल लिया, यहाँ पर हमारा ग्रुप ऑप्शन है और बस वहां से हो जाता है। उसके बाद है हमारा 13th क्वेश्चन, व्हाट आर द रूल्स टू कीप इन माइंड व्हेन नेमिंग अ मैक्रो। अब हमें बताना है कि मैक्रो का नाम रखते हुए हमें किन चीजों को दिमाग में रखने की जरूरत है कि हाँ ये तो होनी ही चाहिए। सबसे पहले हम देखते हैं कि मैक्रो होता क्या है। अ मैक्रो इज ए सिंगल इंस्ट्रक्शन दैट एग्जीक्यूट अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ये मतलब ना एक तरह का हेड होता है उन इंस्ट्रक्शंस का, ये एक सिंगल इंस्ट्रक्शन होती है, यानी कि हम फॉर एग्जाम्पल हमारी जो इंस्ट्रक्शंस है ना वो है स्कूल के टीचर,
और मैक्रो है ना वो है हेडमास्टर। हमारे स्कूल में जैसे टीचर्स है ना तो वो है इंस्ट्रक्शंस, और प्रिंसिपल है मैक्रो, वो भी तो एक सिंगल इंस्ट्रक्शन ही दे रहा है लेकिन वो हेड है इन सबका। तो वैसे ही मैक्रो होता है अ सिंगल इंस्ट्रक्शन दैट एग्जीक्यूट, यानी एग्जीक्यूट का मतलब होता है चलाना, अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। तो ये देखें, ये हम टूल्स में जाते हैं और यहाँ मैक्रो होता है और इधर फिर ऑप्टिमाइज मैक्रो लिब्रे ऑफिस। ये देखिए रूल्स फॉर नेमिंग अ मैक्रो। अब हम देखते हैं कि हमें क्या चीजें हैं जो दिमाग में रखनी होती हैं एक मैक्रो का नाम रखते हुए। ठीक है, रूल्स ऑफ नेमिंग अ मैक्रो, मॉड्यूल और ए लाइब्रेरी बिगिन विद अ लेटर। कभी भी डॉट से, अंडरस्कोर से, स्टार से ऐसे शुरू नहीं करते हैं। बिगिन विद अ लेटर, ए बी सी डी ई एफ, ओके। नॉट कंटेन स्पेसेस, आपको एक वर्ड लिखना है या दो भी लिखना है तो उनमें कोई भी स्पेस नहीं होता है। नॉट कंटेन स्पेशल कैरेक्टर्स एक्सेप्ट फॉर अंडरस्कोर, सिर्फ हम अंडरस्कोर का यूज कर सकते हैं, किसी और स्पेशल कैरेक्टर का यूज नहीं करेंगे। ये रूल्स होते हैं एक मैक्रो का नाम रखने में। उसके बाद है हमारा सेक्शन डी, ऐसे टाइप क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन है व्हाट आर द स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग इन लिब्रे ऑफिस राइटर एंड हाउ टू अप्लाई इट। हमें स्टाइल्स और फॉर्मेट बताना है किसमें, लिब्रे ऑफिस राइटर में, और उसको कैसे लगाते हैं ये भी बताना है। सबसे पहले अ स्टाइल, ये देख लेते हैं कि स्टाइल होता क्या है। A style is nothing but a collection of all formatting information. ये क्या है? ऐसा कुछ खास नहीं है लेकिन it's a collection of formatting informations which you want to save and then apply to the document. ये उन informations का एक collection है जो आप सेव करते हैं और लगाना चाहते हैं अपने documents पे। Many predefined styles which can be accessed like, ये जिन्हें हम font कहते हैं ना कि हम ये font लगा रहे हैं, मतलब font से तो थोड़ा सा अलग है, सॉरी, बट ये हेडिंग होती है। छोटा बड़ा स्टाइल है इनका, छोटा बड़ा साइज हो जाता है, थोड़ा सा अलग, मोटा पतला, थोड़ा सा बोल्ड, थोड़ा कम बोल्ड, ये सब कुछ स्टाइल होता है। हम स्टाइल ढूंढ सकते हैं मेन्यू बार में जाके। ठीक है, यूजिंग साइड बार मेन्यू ऑन द स्टाइल सब मेन्यू एज शोन, यानी कि हम यहां से भी कर सकते हैं। ये है ऑप्शन 1 और ये है ऑप्शन 2। उसके बाद है ए फोल्डर एंड बी फाइल एंड सी ड्रैग ड्रॉप। हमें इन तीनों को डिफाइन करना है। ठीक है, हमें ये डिफाइन करना है। सॉरी फॉर द राइटिंग। चलो ये आ गया हमारा डिफाइन, इरेज कर देते हैं इसे, जस्ट अ सेकंड गाइस। ओके, सबसे पहले हम देखते हैं फोल्डर क्या होता है। अ फोल्डर कैन ऑल्सो कंटेन अदर फोल्डर, ये अदर फोल्डर्स को भी कंटेन कर सकता है, और सब फोल्डर्स को भी कंटेन कर सकता है। एंड देयर कैन बी मेनी लेवल्स ऑफ फोल्डर विद इन फोल्डर, एक फोल्डर, फिर इसके अंदर एक और, फिर इसके अंदर एक और, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, एक सिंगल फोल्डर भी हो सकता है और उसके अंदर मैनी लेवल्स भी हो सकते हैं। उसके बाद है फाइल। अ फाइल इज अ कॉमन स्टोरेज यूनिट इन कंप्यूटर, ये सबसे कॉमन स्टोरेज यूनिट होती है। एंड ऑल प्रोग्राम्स एंड डाटा आर रिटन इनटू अ फाइल एंड रीड फ्रॉम अ फाइल। एक फाइल में डाटा जो होता है वो रिटन होता है, वहां से हम पढ़ भी सकते हैं। ओके, लाइक टेक्स्ट फाइल आर नोटपैड, जैसे हमारे नोटपैड में लिखते हैं, वर्ड पैड में लिखते हैं, और उसके बाद वहां से पढ़ते भी हैं। उसके बाद है ड्रैग एंड ड्रॉप। ड्रैग एंड ड्रॉप इज अ मेथड ऑफ मूविंग कंप्यूटर फाइल्स और इमेज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एक जगह से उठाया, ड्रैग यानी कि लेकर गए, और ड्रॉप छोड़ दिया। इसका तो नाम ही है ड्रैग एंड ड्रॉप, उठाओ और छोड़ दो। फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, क्लिकिंग ऑन देम विद द माउस एंड मूविंग देम अक्रॉस द स्क्रीन। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। ये देखिए, दिस पीसी, वहां पे हमें डॉक्यूमेंट, और ये हमारी फाइल्स हैं। ये फाइल है, ये फाइल के अंदर और फाइल है, ये फाइल के अंदर और फाइल है, लेवल्स हो सकता है। ये हमारा वो, ये आई एम सॉरी, फोल्डर्स, फोल्डर के अंदर और फोल्डर, और ये हमारी फाइल है। वर्ड पैड एंड नोट पैड ये होती है फाइल, और ये है फोल्डर्स, फोल्डर फाइल। क्लियर? ओके, आगे चलते हैं। हमारा है कंसोलिडेट फंक्शन। ये क्वेश्चन है कंसोलिडेट फंक्शन। It is used to combine information from multiple sheets of the spreadsheet into one place to summarize the information. ये हमारा एक ऐसा combination है, फंक्शन है जिसमें से हम इंफॉर्मेशन को कंबाइन करते हैं फ्रॉम मल्टीपल शीट्स, बहुत सारी शीट से इंफॉर्मेशन को कंबाइन करते हैं, किसकी शीट्स को, स्प्रेडशीट को, और फिर उसे लाते हैं एक प्लेस पर टू समराइज द इंफॉर्मेशन। जैसे अब हमारे
बहुत सारी जगह इन्फॉर्मेशन होगी तो उसे पढ़ना याद रखना बहुत मुश्किल होता है ना, तो वैसे हम उसे एक जगह लाते ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए। यू नीड टू चेक द फॉलोइंग बिफोर कंसोलिडेटिंग डाटा। अब ये कुछ चीजें हैं जिनका हमें ध्यान रखना होता है डाटा कंसोलिडेशन से पहले। ओपन ईच शीट इन द स्प्रेडशीट एंड चेक दैट द डाटा टाइप्स मस्ट मैच विद यू वांट टू कंसोलिडेट। अब ऐसा नहीं है कि डाटा टाइप अलग हो रहा आप उन्हें मैच कर दो, ऐसा नहीं होना चाहिए, वो सेम होने चाहिए, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। मैच द लेबल्स फ्रॉम ऑल द शीट्स विच आर यूज्ड टू कंसोलिडेट। अब उनके लेबल को मैच करो। क्या क्या था, डाटा को चेक करो कि वो मस्ट मैच, उसके बाद मैच द लेबल्स जो जो आपको कंसोलिडेट करना, उसके बाद एंटर द फर्स्ट कॉलम एज द प्राइमरी कॉलम ऑन द बेसिस ऑफ विच द डाटा इज कंसोलिडेट। उसके बाद जो हमारा फर्स्ट कॉलम है ना उसमें एंटर कर दो एज अ प्राइमरी कॉलम ऑन द बेसिस ऑफ विच द डाटा इज कंसोलिडेटेड। फिर उसके बाद उसके बेसिस पे हमारा आगे का डाटा कंसोलिडेट ये देखिए ऐसे। क्लियर। बाय डिफॉल्ट सम फंक्शन यूज किया जाता है इसमें, ये होता है हमारा सम फंक्शन। हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाट इफ एनालिसिस। अब हमें इसको डिफाइन करना है, डिफाइन व्हाट इफ एनालिसिस। व्हाट इफ सिनेरियो इज अ सेट ऑफ वैल्यूज। ये क्वेश्चन हमारा पहले आ चुका है अगर आपको याद हो तो, ये देखिए। What if scenario is a set of values that can be used within the calculations? It's a set of values which can be used in calculation. ये set of values होता है जिसको हम calculations में use करते हैं, वो भी spreadsheet में. A name is given to the scenario. ये what if analysis या what if scenario है, ये scenario को नाम दिया गया और हम एक spreadsheet में, एक same sheet में बहुत सारे scenarios को create कर सकते हैं. Okay? It is used to explore and compare various alternatives. हम इसका यूज करते हैं एक्सप्लोर करने के लिए, अल्टरनेटिव वेरियस अल्टरनेटिव्स को कंपेयर करने के लिए, डिपेंड ऑन चेंजिंग कंडीशंस। हमें पता तो चले कि क्या चेंज हो रहा है, और ये होता है हमारा व्हाट इफ सिनेरियो। यहाँ हम कंपेयर कर रहे होते हैं। तो बाद हमारा क्वेश्चन है व्हाट आर द वेरियस कैटेगरीज ऑफ स्टाइल इन अ डॉक्यूमेंट। अब हमें बताना है कि एक डॉक्यूमेंट में स्टाइल की कैटेगरीज क्या क्या होती है। सबसे पहले राइटर प्रोवाइड 6 स्टाइल कैटेगरीज। एक राइटर हमें 6 स्टाइल कैटेगरीज प्रोवाइड कराता है। सो नंबर 1 है पेज। All document in writer are based on pages, hence for formatting theme page style is used. Okay, तो सबसे पहले क्या होता है, page style is used. ये देखिए एक सेकंड, ये पेज स्टाइल इज यूज्ड। उसके बाद है पैराग्राफ। आफ्टर डिसाइडिंग द पेज फॉर्मेट, नेक्स्ट जो हमारा काम होता है वो होता है डॉक्यूमेंट के कंटेंट का, विच इज ऑर्गेनाइज्ड इन पैराग्राफ, जिसे हम पैराग्राफ में ऑर्गेनाइज करते हैं। यूजुअली इट ऑल्सो इंक्लूड कैरेक्टर स्टाइलिंग एट्रीब्यूट। ओके, ये क्या कंटेन करता है, कैरेक्टर स्टाइलिंग एट्रीब्यूट। उसके बाद है लिस्ट स्टाइल। इट कैन बी यूज टू स्टाइल लिस्ट बाय पुटिंग नंबरिंग। अब हमने जैसे पैराग्राफ बनाया उसके बाद हम लिस्ट भी बना देते हैं, तो वो क्या करती है, नंबर्स को पुट कर देती है ऑफ बुलेट्स, या 1 2 3 लिख देती है, या बुलेट्स बना देती है जो निशान होते हैं ऑफ डिफरेंट काइंड एंड स्पेसिफिक न्यूमेरिक फॉर्मेट। ओके, उसके बाद है टेबल। यूजिंग टेबल लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन कैन बी ऑर्गेनाइज्ड। टेबल्स का हम यूज इसीलिए करते हैं कि हमारा जो डाटा है वो ऑर्गेनाइज्ड और प्रेजेंट इफेक्टिवली। इसके बाद है फ्रेम। यूजिंग फ्रेम अ डॉक्यूमेंट कैन बी ऑर्गेनाइज्ड इनटू सेक्शंस। हम इसे सेक्शंस में डिवाइड कर लेते सो दैट ईच सेक्शन ऑफ द पेज कैन हैव डिफरेंट अपीयरेंस। ओके, so with this, I'm going to end this video. Please do like, comment and share and don't forget to subscribe our channel. और अगर आपको कोई भी recommendation देना है, we are here. So please आप हमें खुले दिल से recommendation कर सकते हैं. And it's just the end of the video but not the end of the channel. Last but not the least, please don't forget to subscribe. ITIT ES NSQ by Mr. Vijay Virendra. Thank you.